देश अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां 5 साल में एक बार में ही चुनाव निपट जाएंगे और 5 साल तक विकास के काम हो सकेंगे। पीएम मोदी के सबसे बड़े संकल्पों में से एक है वन नेशन वन इलेक्शन, जो अब मूर्त रूप लेने वाला है। आज देश की संसद में यह बिल पेश हो जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद में बिल पेश करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के अलग अलग मत हैं। ऐसे में इसे जेपीसी के पास भेजे जाने की भी संभावना है। सरकार का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आ जाएगी, सरकारी मशीनरी का उपयोग देश के विकास में हो सकेगा। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इससे बीजेपी को चुनावी फायदा हो जाएगा। बीजेपी से चुनावी फायदा लेना चाह रही है। लोकसभा के साथ विधानसभाओं का चुनाव कराकर देश के ज्यादातर राज्यों में सरकार बनाने का ख्वाब पाल रही है बीजेपी। कुछ विपक्षी दलों का यह भी तर्क है कि इससे जनता के प्रति सरकारों की जवाबदेही कम होने का खतरा है। अब सवाल यह है कि देश क्या सोचता है, लेकिन उससे पहले इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुनाते हैं। यह माननीय पूर्व राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी के माध्यम से सुविचारित बिल है और जब भी यह आएगा तो जाहिर बात है कि सभी सांसदों का ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर किसी को खुले दिल से जरूर सोचना चाहिए। इस देश का काफ़ी समय लगातार हो रहे चुनावों से बर्बाद होता है। हम लोग खुद अभी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उसके बाद हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और अब दिल्ली चुनाव, फिर बिहार चुनाव। इस तरह से सालों भर चुनाव लड़ने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हर किसी को खुले मन से विचार करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए एक ऐसा वरदान साबित होगा जिसमें न केवल धन की बचत होगी, अपव्यय की बचत होगी, बल्कि अगर आप देखो तो वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हमारा जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा और जीडीपी के साथ साथ जो हमारा समय वेस्ट होता है कि हम आचार संहिता के नाते तमाम विकास कार्य नहीं कर पाते, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे के बाद तीसरा चुनाव, एक अनिर्णय की स्थिति में सरकारें पहुंचती हैं क्योंकि उनको अगले चुनाव की तैयारी करना है। ये तमाम विसंगतियों का एकमात्र हल वन नेशन वन इलेक्शन है और इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि एक नए लोकतांत्रिक परंपराओं की शुरुआत होगी। हम लोग पूरी तरह से, मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोग का ये मानना है। और वो इसलिए ये कब हुआ, ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अब ठीक है, ये तो ऐसा है कि फेडरल नेशन में जहाँ की उसका जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे देश का, वो फेडरल है और फेडरल का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी अलग असेंबली है और हर असेंबली का एक फिक्स टेन्योर है। उस फिक्स टेन्योर के अंदर कैसे कम आप करोगे, कैसे ज्यादा करोगे, ये हमें कुछ इसकी जो जब तक कि उनका प्रपोजल ना देख लें तब तक कुछ हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमने आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया बता दी। किन नेताओं का क्या कहना है आपने सुन लिया। अब इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ चर्चा करने के लिए रत्नाकर सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता, मुन्ना खान है, कांग्रेस के नेता, मोहम्मद आजम खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सर्वेश पाठक हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं चाहूंगा कि सबको स्क्रीन पर लाया जाए और इसी विषय पर करेंगे चर्चा। सबसे पहला जो सवाल होगा वो हम कांग्रेस के जो नेता और प्रवक्ता हैं उनसे पूछ लेते हैं। मुन्ना खान साहब, क्या दिक्कत आ रही है आपको? एक साथ हो जाएंगे चुनाव? नहीं, दिक्कतें किसी को नहीं है। आप समझिए तो बिल्कुल सरल तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन का? नहीं, मैं कह तो रहा हूं, पहले पूरी बात तो मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, दिक्कतें सरकार को है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जो सरकार कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को कि पहले वन नेशन वन एजुकेशन तो कर लें। आप एक बार में जो एग्जाम होते हैं वो नहीं करवा पा रही।
आपके एग्जाम दुरुस्त नहीं हो पा रहे, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट रही है, जो सुरक्षा का मसला है वो भी लचर व्यवस्था में चल रही है, और बार बार ये बात कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो मैं समझता हूं पहले सरकार को मजबूत होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार ये जनता को गुमराह कर रही है, और एक कांग्रेस खुद प्रोपेगेंडा ही कहती है, मुन्ना जी, कांग्रेस खुद ही कहती है कि सरकार इतनी मजबूत है कि विपक्ष की आवाज दबा देती है। अभी आप कह रहे हैं सरकार को मजबूत होना पड़ेगा। नहीं, मैं तो, आप समझिए, सरकार इतनी मजबूत है, विपक्ष की आवाज दबा रही, लेकिन सरकार इतनी मजबूत नहीं है ना कि घुसपैठियों को रोक ले, आतंकवादी को रोक ले, पाकिस्तान को रोक ले, चाइना को रोक ले, बांग्लादेश को रोक ले, नेपाल को रोक ले, श्रीलंका को रोक ले। सरकार को मजबूत होना पड़ेगा। सरकार को इसमें मजबूत होना पड़ेगा कि सालों से लगातार जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कोई अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के बच्चे नहीं है, वो गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो कुछ लोग जमीन बेच करके, कुछ लोग जमीन गिरवी रख करके जो पढ़ाई पूरी करते हैं, और जब एग्जाम देने की बारी आती है तो जो भी उद्योगपति, बड़े बड़े घराने के लोग हैं या बड़े बड़े संपर्की लोग हैं, उनके बच्चे पास हो जाते और बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। उनका ये कारण है कि पेपर पहले लीक हो जाता है। आपके आरोप जो हैं वो लगाते रहिएगा। मैं वन नेशन वन इलेक्शन पे रहना चाहता हूं। आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, कुछ देर का मैं आपको वक्त देता हूं, आप हमारे साथ ही बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी से आपके भाई हैं आजम खान साहब, उनके पास ले चलता हूं। क्या समस्या आ रही है? देखिए विवेक जी, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एक सगुफा है। जिस तरह से उन्होंने महिला आरक्षण का बहुत ढिढोरा पीटा था, आखिर लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण का बिल पास हुआ। आज भी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि महिला आरक्षण किस दिन से लागू हो जाएगा। तो 24 में ही चुनाव हुए ना, अभी 29 में होना है। कहाँ बता पा रहे हो? 29 में क्या कोई नोटिफिकेशन आया आपके पास 29 में लागू होगा? ये तो आप कह रहे हो ना। अरे जो आप कह रहे हैं उसी पर मैं पूछ रहा हूं। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 29 का? आज भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि महिला आरक्षण कब लागू होगा। नंबर एक बात, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मीडिया हेडलाइंस है जो बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र के। आप ये बताइए, लोकतंत्र के लिए क्या फायदा है, जनता के लिए कौन सा फायदा है? आप बताइए ना, क्या घाटा है? बात कर रहे हो आप कह रहे हो 5,000 करोड़ रुपए भारत के बच जाएंगे। भारत इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था होते हुए 5वीं देश की अर्थव्यवस्था है, लोकतंत्र की कीमत में 5,000 करोड़ रुपया अगर जाता है तो कौन सा बहुत बड़ा पैसा चला गया, उससे कौन सा इतना बड़ा विकास कर लोगे भाई? अगर जनता के बीच में हम जाते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। जनता के अधिकार, अभी खाली उपचुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के, और प्रयागराज में बच्चे बैठे, उनकी मांग तुरंत मान ली गई। जब ये चुनाव नहीं होंगे तो लोगों की मांगे मानी नहीं जाएंगी, सरकारें निरंकुश होंगी। इस बात पे ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अरे भाई, आप 7 चरणों में चुनाव क्यों कराते हो? चुनाव एक चरण में कराओ ना। एक चरण में आप चुनाव कराइए, 1 महीने में चुनाव खत्म हो जाएंगे। 2.5 महीने 3 महीने चुनाव क्यों खींचते हैं आप अपनी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग खुद करें। अगर आपके पास क्षमता है, 4 राज्यों के चुनाव आप एक साथ नहीं करा पाए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, और आप कह रहे चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग चुनाव कराती है ना, बीजेपी थोड़ी ना चुनाव कराती है। ये उन्हीं से पूछ लेते हैं। रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। कैसे कराएगी बताए ना? बीजेपी चुनाव करा रही है, रत्नाकर सिंह ये भी जिम्मा ले लिया क्या बीजेपी ने? देखिए विवेक जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको मिल पा रही है। आ रही है सर, आ रही है जी। देखिए विवेक जी, अभी विपक्ष की पार्टियां हैं, विरोध करना है तो करना है, चाहे वो उसके लिए देश हित में वह कानून लाया जाए, चाहे वह जनहित के लिए कानून लाया जाए, लेकिन इनका एक ही सगुफा है कि भाई विरोध करना है तो करना है, उसमें भले देश का नुकसान हो जाए, जनता का नुकसान। ठीक है। अभी मैं आजम खान जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अरे सुनिए भाई साहब, मैंने बीच में बोला विवेक जी एक मिनट। आजम खान साहब थोड़ा धैर्य रखिए, आपको फिर मौका मिले। आजम खान साहब थोड़ा धैर्य रखिए। आप जब बोल रहे थे, रत्नाकर जी बहुत धैर्य के साथ सुन रहे थे, आप भी सुनिए। इनका फेडर डाउन कर दीजिए अगर नहीं मानते हैं तो। वैसे मान गए आजम खान साहब, सुनिए आपको फिर। हाँ बताइए रत्नाकर जी।
विवेक जी, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे पैनलिस्ट जो है वो अपनी बारी में ही बात करेंगे, इस तरह से बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, पहले मैं तो छोटा सा करेक्शन ये करना चाहता हूं, जो आजम खान जी कह रहे थे, ये कह रहे थे कि इससे देश को 5,000 करोड़ की बचत होगी, जो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इससे देश को 5,000 करोड़ की बचत नहीं होगी, इससे देश को 5 लाख करोड़ की बचत होगी। और जीडीपी में जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, उस रिपोर्ट में इकोनॉमिस्ट, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने यह कहा है कि जीडीपी में 1 से 1.5% की वृद्धि होगी। तो अगर देश में अगर जीडीपी 1 से 1.5% की वृद्धि होती है और 5 लाख करोड़ अगर वह जो बचत होता है वह देश के विकास में खर्च होता है, जनता के हित के लिए किया जाता है, तो इसमें इनको विरोध करने का क्या औचित्य है, मैं यह नहीं समझ पा रहा। दूसरी चीज, रत्नाकर जी, आपकी बात सही है, चलिए मान लिया, लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल उत्पन्न होते हैं उसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। इसके साथ साथ ये भी तो लोग कह रहे हैं, और पहले से भी जो दूसरे जो विश्लेषक हैं, हमारे साथ एक और विश्लेषक, उनको मैं ले आऊँगा चर्चा में, वो भी तो ये कहते हैं कि जो सत्ताधीन पार्टी है, जो अभी है सत्ता में, उसको फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए, ये इनका आरोप लगाना और कहना कि फेडरलिज्म को खतरा है, तो निश्चित रूप से ये बेबुनियाद है और सिर्फ जनता के मन में भ्रांति फैलाने की कोशिश है। मैं आपको बता दूं विवेक जी, शायद इन लोगों को ज्ञान की थोड़ी सी कमी होगी कि 2014 में भी जब चुनाव हुए थे तो केंद्र और राज्य के साथ में उड़ीसा में चुनाव हुए थे, और 2019 में भी चुनाव हुए थे तो केंद्र और राज्य के उड़ीसा में चुनाव हुए थे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था और राज्यों में हम चुनाव हार गए थे, राज्य में चुनाव हम हार गए थे। तो कहीं ना कहीं देश की जनता आज इतनी समझदार है कि वह समझ सकती है कि लोकल मुद्दों पे किसको वोट देना है और देश तो गड़बड़ ना हो के मुद्दों पे किसको वोट देना है। यही इसीलिए तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, भेजा जाएगा जेपीसी के पास। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष का विरोध है वो कितना सही है, और जो सत्ता पक्ष अपना रख रहा है तर्क, वो कितना जायज है? विवेक, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। विवेक, मुझे आप ये बताइए कि 2014 से मोदी सरकार आई है, उनका एक भी फैसले पे क्या विपक्ष की पार्टियां अपना एक रूप अपनाई है? कभी नहीं अपनाई है। उनको देश हित के लिए काम करना ही नहीं है, केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। यही लोकतंत्र अब है ना? आप मुझे बताइए, अब आप इन्हें बताइए कि अभी ये कह रहे हैं कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पाए। इसी लोकसभा में अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने सही बोला कि 2 टर्म से उड़ीसा में चुनाव हुआ और बीजेपी हारी लोकसभा के चुनाव के। आंध्रा भी हारी थी बीजेपी, आंध्रा में भी कुछ उनका नहीं हुआ था, केवल अरुणाचल जीती थी। उसी तरह इस बार 24 के लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, या और 26 या 29 बाई पोल्स भी हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देश के विभिन्न राज्यों में। तो वो क्या एक साथ नहीं हुए? उनमें से आप बताइए, आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी जीत पाई है, उड़ीसा में इस बार 2024 में जीत पाई है, इससे पहले तो नहीं जीत पाई थी। अरुणाचल उनका गढ़ रहा था, तो हाँ इस बार भी जीत पाई है। तो ये बेबुनियाद आरोप लगा देना कि केवल बीजेपी जीत जाएगी। अब खुद ही देखिए, अभी अगर महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, झारखंड का भी हुआ, महाराष्ट्र में जैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की करती है, तो यूपीए की इंडिया अलायंस की सरकार लैंडस्लाइड विक्ट्री झारखंड में करती है। इनको केवल और केवल देश हित के किसी, अब ये कहते हैं कि मुन्ना खान जी आम आदमी पार्टी का एक स्लोगन चुरा लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो, 1 हेल्थ कर दो। माननीय केजरीवाल जी साहब अपने राज्य में ही 1 नेशन 1 हेल्थ प्लान जो पूरे आम जनमानस को दिया जा रहा है, PMJY, उसको तो वो लागू ही नहीं कर पाए हैं अपने राज्यों में। फिर वो 1 नेशन 1। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं निवान शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान, आपको क्या दिक्कतें हैं? आप अपना पक्ष रखिए, मतलब आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कतें हैं? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या इस समय पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की देश को क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है देश की 1 नेशन 1 इलेक्शन की, समझना बहुत जरूरी है। हम अपने देश को कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम देश की। अगर हमारे देश जो दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता है कि किस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शंस जो है वो करवा के दिखाते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए फेमस है, मशहूर है कि नोन अक्रॉस द ग्लोब की टफेस्ट जगहों पर भी, चाहे वो असम की जंगल हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, हम लोग इलेक्शंस करा के दिखाते हैं।
तो क्यों हम उस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जो है वो बदनामी करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, ये बता के कि हम एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रहे। चुनावों से समय व्यर्थ होता है, चुनावों से पैसे खराब होते हैं, चुनावों से जो है वो देश का काम नहीं हो पाता। अगर देश की, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी ये एग्जाम्पल रखे कि दुनिया के सामने कि चुनावों से जो है समय व्यर्थ हो रहा है, काम नहीं कर पा रही सरकारें, तो क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं हम। मुझे लगता है कि जो सरकार ये फैसला ले रही है इसकी कतई कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें ये नजर आता है कि बीजेपी केवल और केवल निवान, अपना मुझे एक फायदा बात लूटने की कोशिश बताइएगा, करती है। मुझे एक बात बताइएगा कि क्या हम सिर्फ इस दुनिया में एग्जाम्पल पेश करने के लिए, उदाहरण पेश करने के लिए, हम अपने विकास के बारे में भी तो सोच सकते हैं। भारत अपने विकास के बारे में भी तो सोच सकता है। नहीं तो सर चुनाव कैसे विकास रोक रहे हैं, आप बता दीजिए। वही तो मैं आपसे चुनाव पूछ से रहा हूं, और कैसे इस पे विकास करेंगे होगा? चर्चा। आप सभी जो हमारे मेहमान हैं इस पे हमारे साथ जुड़े रहिए।